हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। हम सीडीबी के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं, तो 30 क्वेश्चंस को 10-10 के सेट में 3 वीडियोस में कंप्लीट करते हैं। तो 3 प्रीवियस ईयर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज 4th प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे। 4th प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following statements regarding the role of heredity and environment in child development is correct? मतलब कि बाल विकास, आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है कि रोल ऑफ एनवायरमेंट इज फिक्स्ड वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी ऑल्टर्ड। गलत है। ना ही एनवायरमेंट का रोल फिक्स होता है और ना ही हेरिडिटी के इम्पैक्ट को बदला जा सकता है। द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड वेयर एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले मच रोल। ये भी गलत है, क्योंकि वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी इन दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। इस वजह से इक्वल रोल होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये भी गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट इन दोनों का ही रोल जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, और लिखा है कि कैन नॉट बी अल्टर्ड, इनको बदला नहीं जा सकता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों में चेंजेस थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लाया जा सकता है। एनवायरमेंट में अगर चेंज कर दें तो फिर जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो अलग तरीके से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि विकास जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड। तो डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जिनमें से पहली होती है इन्फेंसी, दूसरी होती है अर्ली चाइल्डहुड या फिर इसको स्कूल एज भी कहते हैं, फिर होती है मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था, फिर होता है एडोलेसेंस, उसके बाद लास्ट में हमारा आता है एडल्ट। जो इन्फेंसी है, मतलब जो शैशवावस्था है, वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। 0 नहीं, यहाँ पे जन्म लिखेंगे, जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक की एज को इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 से 6 इयर्स तक होती है, 2 to 6 इयर्स तक होती है। मिडिल चाइल्डहुड है, ये 7 to 11 इयर्स तक होता है। एडोलेसेंस 11 to 18 इयर्स तक होता है, और जो एडल्ट वाली एज है ये हमारा 18 प्लस में होता है। ठीक, स्टेजेस अलग अलग डेवलपमेंट की, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले होती है इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था। शैशवावस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर इसके बाद आती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था ये होती है 2 to 6 इयर्स तक। इसके बाद मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या फिर मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था जो कि है
7 to 11 ईयर्स तक। मिडिल चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस, किशोरावस्था, जो कि 11 से 18 ईयर्स तक होती है। लास्ट वन इज एडल्ट, या फिर हिंदी में इसको वयस्कावस्था बोलते हैं, वयस्कावस्था, जो कि 18 प्लस, जब तक लाइफ है तब तक एडल्ट होता है। तो ये हो गई हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि सबसे पहले इन्फेंसी, फर्स्ट है इन्फेंसी, सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड है मिडिल चाइल्डहुड, फोर्थ है एडोलेसेंस और फिफ्थ है एडल्ट। शुरुआत होती है शैशवावस्था से, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है। फिर मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। फिर एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था, यह 11 से 18 साल तक होती है। और फिर लास्ट होता है एडल्ट मतलब वयस्कावस्था, जो कि 18 प्लस मानी जाती है। तो ये होती है स्टेजेस डेवलपमेंट की। अब इसमें क्वेश्चन क्या था कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स। तो 2 to 6 ईयर्स की जो एज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था को होता है। इसको स्कूली वर्ष भी कहते हैं, स्कूली या फिर विद्यालयी वर्ष, विद्यालयी वर्ष भी बोलते हैं। किसको? प्रारंभिक बाल्यावस्था को, मतलब स्कूल एज भी कहा जाता है इसको, स्कूल एज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। मतलब कि विकास की कौन सा सिद्धांत होता है जिसमें गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर की बाहरी सिरे की ओर होता है। सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेरेब्रल या फिर पेरिफेरल। 2 तरीके के प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है इसमें 2 तरीके का डेवलपमेंट आता है। एक आता है सिफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो क्वेश्चन में पूछा है कि गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर जाता है, मतलब कि यहां सेंटर से स्टार्ट होकर के बाहर की तरफ होता है। और एक दूसरा होता है जो सिर से पैर की तरफ होता है। जो हमारा सेंटर से बाहर की तरफ होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल या फिर अधोगामी विकास, अधोगामी विकास। और जो सिर से पैर की तरफ होता है उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट या फिर शीर्षगामी, शीर्षगामी। ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि इसमें क्या होता है, अधोगामी। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधोगामी या फिर प्रॉक्सोमिडिस्टल, क्योंकि इसमें पूछा है कि शरीर का जो डेवलपमेंट है वो मध्य से बाहर सिरे की ओर होता है। मतलब सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद जो भुजाएं हैं, आर्म्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। और इसके बाद फिंगर्स, उंगलियों का डेवलपमेंट होता है। मतलब फिर हम लिखना या फिर कोई भी एक्टिविटी हाथ से जो लिखने या पेंटिंग करने का काम है वो बाद में होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, रीढ़ की हड्डी से होती है। रीढ़ की हड्डी सेंटर में है, फिर सेंटर से बाहर की तरफ गया, भुजाओं में डेवलपमेंट, भुजाओं में विकास हुआ। उसके बाद इसके बाहर गए तो फिंगर्स का विकास हुआ। ठीक है, तो ये किस में आ गया हमारा, प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब कि अधोगामी सिद्धांत में आ गया। अगर पूछेंगे कि सर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है हमारा सिफेलोकॉर्डल मतलब शीर्षगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिया, a 4-year-old girl, got scolded by her parents when she refused to eat her vegetables. During make-believe play, Riya repeats this behavior. Her behavior depicts. मतलब रिया क्या है, एक 4 साल की बच्ची है जिसको उसके पेरेंट्स ने डांट दिया क्योंकि वो वेजिटेबल्स खाने के लिए मना कर रही थी। बाद में जब रिया खेल रही थी अपने खिलौनों के साथ तो रिया उस बिहेवियर को रिपीट करती है। तो उसके इस बिहेवियर को क्या कहा जाएगा, ये उसका ये बिहेवियर क्या दर्शाता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन या फिर मैच्योरेशन या फिर अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्योंकि बच्चे की जो सबसे पहले सामाजिकता है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो अपने परिवार से होती है। जो फैमिली है
वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है। फैमिली से ही सीखने के बाद उसने जो अपना बिहेवियर है वो अपनी गुड़िया के ऊपर सेम तरीके से अप्लाई किया। तो कहाँ से उसने सीखा था, उसका समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो हुई थी उसके परिवार से। तो ये क्या डिपिक्ट करेगा उसका बिहेवियर, प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब प्राथमिक समाजीकरण। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में है 4 वर्ष की रिया को उसकी माता पिता से डांट पड़ती है जब वो सब्जियां खाने से मना कर देती है। तो प्रतीकात्मक खेल खेलते समय रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। तो उसका ये व्यवहार क्या दर्शाता है, ये दिखाता है प्राथमिक समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अनीता took Rashmi's pen and in retaliation Rashmi ate Anita's lunch. Pooja was observing all this but did not report these incidents to the teacher as it involved equal exchanges. At which stage of moral development is Pooja according to Lawrence Kohlberg? अनीता ने क्या किया, अनीता took Rashmi's pen, अनीता ने रश्मि का पेन ले लिया, इसके बदले में रश्मि ने क्या किया, अनीता का लंच खा लिया। पूजा ये सारी चीजें देख रही थी, इसको ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन इस बात को उसने अपनी टीचर से नहीं बताया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वल एक्सचेंज हुआ था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग पूजा इस टाइम कौन सी मोरल डेवलपमेंट की स्टेज पर है। जैसा कि हम जानते हैं 3 लेवल्स हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी में, इनके प्रिंसिपल में, जिसमें कि 6 स्टेजेस होती हैं। हर स्टेज में, हर लेवल में 2-2 स्टेजेस होती हैं। कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज पहली लेवल है, कन्वेंशनल स्टेज सेकंड लेवल है और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ये थर्ड लेवल है। इसी के अंदर में ये सारी स्टेजेस 2-2, हर लेवल में 2-2 स्टेजेस आती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टाइम में पूजा कौन से स्टेज पे है मोरल डेवलपमेंट की, तो ये आएगा गुड बॉय गुड गर्ल नहीं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, ये भी ऑप्शन गलत है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये भी ऑप्शन गलत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ये किस में आता है, ये फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट लेवल की सेकेंड स्टेज में आता है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। अनीता टुक, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। अंकिता ने रश्मि का पेन ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। तो पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है, तो वो है अंकित उद्देश्य उन्मुखीकरण। इसमें क्या होता है, पहली बार ऐसा होता है कि बच्चे को रियलाइज होता है कि सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, मतलब सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं। और जो नीड्स, पर्सनल नीड्स है, पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग हर कोई अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। तो उस हिसाब से पूजा को लगा कि अनीता की जो पर्सनल नीड थी वो उसने पूरी की, रश्मि की जो पर्सनल नीड थी वो उसने पूरी की, तो ये एक तरीके का इक्वल एक्सचेंज हो गया। इस वजह से उसने टीचर से शिकायत नहीं की। तो ये कौन सी स्टेज में आ गया, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। मतलब जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता की किस आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। सेंट्रेशन या फिर रिवर्सिबिलिटी नहीं, कॉम्पेंसेशन क्लासिफिकेशन ये भी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता ये इसमें आएगा। ये किसमें आ रहा है, कौन सी स्टेज में है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये सारी चीजें आती हैं, क्रमबद्धता, सीरिएशन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, वर्गीकरण, ये सारी चीजें किसमें आएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
राघव pretends to ride a broomstick to represent riding the horse. This ability is called. राघव क्या कर रहा है, झाड़ू पर इस तरीके से चढ़ने का अभिनय करता है जैसे वो किसी घोड़े की सवारी कर रहा हो, तो उसकी ये क्षमता क्या कहलाएगी? तो जो राघव ये प्रिटेंड कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है? इमेजिनेशन के बेसिस पे कर रहा है, इमेजिनेशन के बेसिस पे कर रहा है। और जब इमेजिनेशन के बेसिस पे कोई एक्टिविटी की जाती है तो ये क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बाय लेव वाइगोत्स्की द टर्म प्रॉक्सिमल इंडिकेट्स दैट द असिस्टेंट प्रोवाइडेड डैश लर्नर्स करंट कंपिटेंस। मतलब कि लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ZPDB जिसको बोलते हैं, सिद्धांत में शब्दावली जो निकटस्थ है वो क्या दर्शाती है? शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कौन सी सहायता को दर्शाती है? गोज जस्ट बिलो, गोज जस्ट बियॉन्ड, इज लीनियर विद या फिर इज फार बियॉन्ड। कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है या फिर उसी स्तर पर है या बहुत ऊपर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोज जस्ट बियॉन्ड, कुछ ऊपर। ये ZPD क्या होता है? ये बच्चे की अपनी क्षमता है किसी कार्य को कर पाने की, और ये है उसकी बाकी की क्षमता जो उसको पता नहीं है, जिसपे थोड़ी सी अगर उसको मदद दे दी जाए तो वो इस क्षमता तक पहुंच सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को ZPD कहा जाता है। और जो सहायता प्रोवाइड की जाती है, जो सहायता बच्चे को दी जाती है, उसको MKO कहा जाता है, जो कि टीचर के द्वारा दी जा सकती है या फिर उनके पीयर्स के थ्रू दी जा सकती है, या फिर सोसाइटी में जो भी उनसे बड़े हैं, जो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन सबको MKO के अंदर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अक्रम इंस्ट्रक्ट्स हिमसेल्फ while assembling a set of blocks. In light of Lev Vygotsky's theory, Akram is engaging in which type of speech? मतलब कि अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए खुद को निर्देश देता रहता है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की की बात की गई है तो कीवर्ड से समझ लें। पियाजे ने इगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है, पियाजे इगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं, और प्राइवेट स्पीच की बात वाइगोत्स्की करते हैं। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वाचन है। अगर बच्चा कोई भी चीज करने में खुद को निर्देश दे रहा है, खुद को ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो इसकी प्राइवेट स्पीच में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, मतलब जो बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हॉवर्ड गार्डनर ने। इसको इनकी थ्योरी को किस नाम से जानते हैं? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने क्या कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरीके की बुद्धि पाई जाती है, और इन सारे तरीके के इंटेलिजेंस में, इन सब तरीके की इंटेलिजेंस में जो सारी बुद्धि है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, इंटर रिलेटेड होती है। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से सब में अलग अलग तरीके की बुद्धि जो है वो ज्यादा पाई जाती है। किसी में, मतलब अगर कोई राजनीतिक या फिर किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से है, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र से है, तो वो हो जाएगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस में आते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने अलग अलग तरीके की बहुत सारी इंटेलिजेंस की बात की थी। मतलब जैसे कि जो इसके पहले जो भी बुद्धि के सिद्धांत दिए जाते थे उनमें क्या होता था, किसी पर्टिकुलर बुद्धि की बात की जाती थी। एक नॉर्मल सा बताया जाता है कि इंटेलिजेंस का लेवल या फिर इंटेलिजेंस का जो परसेंटेज है वो इस इंसान के अंदर इतना है या फिर इस बच्चे के अंदर इतना है। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर ने क्या कहा कि हर एक के अंदर अलग अलग तरीके की बुद्धि पाई जाती है। कोई बुद्धि किसी में कम होती है, कोई बुद्धि किसी में ज्यादा होती है, और ये सारे तरीके की जो बुद्धि होती है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे पर ये से डिपेंड होती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक। बाकी के 2 वीडियोस में, सेकेंड वीडियो में हम 11 से
20 तक कंप्लीट करेंगे और थर्ड वीडियो में 21 से 30 तक। तो हमारा जो फोर्थ प्रीवियस ईयर है सीडीपी का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।